अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज का टॉपिक है जी हमारा हाउ टू बिकम अ लॉयर। बिल्कुल जी, आज का टॉपिक है कि आप एक वकील कैसे बन सकते हैं। ये टॉपिक ज़्यादातर मेरे यंग जनरेशन के लिए है, मेरे बहन भाइयों के लिए जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको क्या बनना चाहिए, या वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि जी वो वकील ही बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये व्लॉग आज का बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए इस व्लॉग को आपने एंड तक देखना है और अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस व्लॉग से फ़ायदा हो। वैसे तो मेरे हर व्लॉग से आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो मिल ही रहा है, तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस आपने एक सर्च करना है हाउ टू बिकम अ लॉयर, तो मेरा व्लॉग आपके सामने होगा और मेरा व्लॉग डिटेल से होगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने बतानी है। आपको क्या चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपका टाइम पीरियड कितना लगेगा, आपकी फ़ीस कितनी होगी, कितने साल लगेंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ। सो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। फिर भी कोई बात समझना है तो इंस्टाग्राम पे बिला झिझक मुझसे आप बात पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ही बनाया है। चलें जी, टॉपिक पे आते हैं सीधा सीधा और टॉपिक को शुरू करते हैं और फिर साथ साथ आपसे गपशप भी करते हैं। ओके जी, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात आपको बताती जाऊं कि मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी बेटी को, अमारा को बनाऊंगी डॉक्टर। अच्छी वाली प्रोफेशनल तरीके से जो है मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी, स्पेशलिस्ट। और एक सेकेंड, बेल होगी। ओके जी, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बताती जाऊं कि मैंने ये सोचा था, शुरू से मैंने ये सोचा था कि मैं अमारा को जो फ्यूचर में है वो डॉक्टर बनाऊंगी। और जैसे हर मदर का होता है, हर पेरेंट्स का होता है, लेकिन मेरा ये था कि मैंने उसे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर बनाना है, अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसके बाद मैंने इसको अपना हॉस्पिटल बना के देना है और ये प्रॉपर इस चीज़ को लेके आगे तक जाएगी और अच्छी डॉक्टर बनेगी। मीन्स के ये नहीं कि बस छोटी मोटी हाउस जॉब की ना की, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर बनाना था। लेकिन अब कुछ चीज़ें रियलाइज़ मुझे लाइफ में हुई हैं कि मुझे लगता है कि आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें, आप ऐसा पेशा चूज़ करें कि जिसमें आपके हाथ में पावर होनी चाहिए। पावर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अजान हो रही है, मैं अजान सुन लूँ फिर आपसे बाकी बात कंटिन्यू करती हूँ। ओके जी, अजान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। तो चलें जी, बात अपनी कंटिन्यू करते हैं कि मैं हमारा को कह रही थी कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैंने अब डिसाइड किया, बहुत सारी चीज़, जब आप मेच्योर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा होता है और आप जब एक प्रोफेशन में आ भी जाते हैं ना, अब जैसे मैं लॉ प्रोफेशन में हूँ एज ए लॉयर, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया है कि आप को ऐसा प्रोफेशन, ऐसा पेशा चूज़ करना चाहिए जिसमें आपके हाथ में पावर हो। फिर मैंने डिसाइड किया कि बस अब हमारा को मैंने पहले लॉयर बनाना है, उसके बाद आगे फिर इसको मजिस्ट्रेट बनाना है और नेक्स्ट फिर एक दो प्लान्स और हैं मेरे अकॉर्डिंग टू लॉ ही, इसी फील्ड के जो बहुत पावरफुल प्रोफेशन है, मैंने अब इसको उसमें इन करना है। तो अब वो जो है आपको भी मैं यही सजेशन देना चाहूँगी। अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान सोचता है और हर कोई अपने सर्कमस्टांसेस देखकर, अपने हालात देखकर, उसके लिहाज से अपना डिसीजन लेता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनली अपने छोटे बहन भाइयों के लिए यही सजेशन है कि अगर वो अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि वो क्या बने, तो उनके लिए ये राइट प्रोफेशन है। क्योंकि जो लॉ है ना, वकालत, ये चैलेंजिंग कैरियर होता है, तो चैलेंजेस लेने ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अगर लेंगे तो कुछ सीखेंगे ना, नहीं लेंगे तो क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीख सकेंगे, ठीक है जी। ओके जी, लॉ को शुरू करते हैं जी। लॉ करने के लिए सबसे पहले आपकी मैट्रिक की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। वो आपकी 45% एज लाजमी मार्क्स में होनी चाहिए
और वो चाहे आप आईकॉम करें, वो चाहे आप आईसीएस करें, एफएससी करें या सिंपल एफए करें आर्ट्स में, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी इंटरमीडिएट। ओके जी, नहीं कहाँ थी मैं? हाँ, इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट। उसके बाद आती है जी आपकी बारी कि आपने एक कॉलेज डिसाइड करना है, लॉ का कॉलेज, चाहे वो कोई भी, मैं यहाँ पे किसी कॉलेज को मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से कॉलेज में लेना। सब कॉलेज, सब यूनिवर्सिटी, सब अच्छी होती हैं, पढ़ना आपने खुद होता है, डिपेंड करता है वो आपकी अपनी जहानत पे कि आप कितना पढ़ सकते हैं और कितना आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। इसलिए कॉलेज सब अच्छे हैं किसी भी कॉलेज में, लेकिन अच्छे, याद रखें कि एक रिप्यूटेड अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि आपने अगर पैसे लगाने हैं तो अच्छे कॉलेज पे लगाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी पे लगाएं, तो वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होगी। और आगे जाके अगर आप फर्दर एजुकेशन लेते हैं या कहीं भी आप जॉब या कुछ भी करते हैं तो वो आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। अब कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इंटरमीडिएट की सनत होना ज़रूरी है, जो कि 45% आपके मार्क्स की हो। उसके बाद बात आती है जी, एक लैट एग्ज़ाम होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो आपने पास करना होता है फॉर द एडमिशन इन कॉलेज। उसके बाद आपकी बात आती है जी जनाब कितने साल का है। जब मैंने लॉ किया था तो मैंने किया था जी 2017 में, कंप्लीट कर लिया था और मुझे लाइसेंस भी मिल गया था उसी ईयर में। लेकिन जब मैंने किया था उस टाइम था जी 3 इयर्स का, अब है जी लॉ 5 इयर्स का। अब लॉ बन गया जी 5 इयर्स का। लेकिन एक और फ़ायदा भी है ना कि जब मैंने किया था उस टाइम ये था कि आपने ग्रेजुएशन के बाद करना है, तो मैंने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद मैंने लॉ किया था। तो अब बात वही आ जाती है, कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है, कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन सुनने में लगता है जनरेशन जो हमारी यंग जनरेशन है, वही 5 साल का, आप कितनी लकी थी, आपने 3 साल में कर लिया, हम 5 साल में करेंगे। बात एक ही है, 5 साल में भी आपका ग्रेजुएशन भी तो देखे ना, नहीं है, आपने एफए के बाद कर लेना है। ओके जी, 5 साल का है, हर साल आपके पेपर होंगे और आपका जो नया सेशन शुरू होगा कॉलेज का वो है मई में। ठीक है जी, मई में स्टार्ट होगा और आपके 5 साल का कोर्स है ये। एवरी ईयर आपकी जो फीस है पूरे साल की, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रही हूँ कि हर कॉलेज की जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हर कॉलेज में ऑलमोस्ट 2-4 हज़ार का फ़र्क होगा, लेकिन इतनी ही फीस होगी हर साल की। 2,90,000 से लेकर 3 लाख तक आपकी है जी एक साल की लॉ की फीस एलएलबी की। ठीक है जी, 2,90,000 से लेकर 3 लाख तक, आप बस ये कह लें कि 3 लाख तक आपकी पर ईयर एलएलबी की फीस है कॉलेज की। फिर उसके बाद आपकी 5 साल की फीस बनती है ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख। ठीक है, यानी कि 5 साल का एलएलबी का कोर्स आपका बनता है जी 20 लाख का। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपकी जाती है जी बार कौंसल की फीस। बार कौंसल की फीस आप एक दफ़ा जमा कराएंगे जो है जी ऑलमोस्ट, एक सेकंड मैं ज़रा बताती हूँ, हाँ जी, ऑलमोस्ट है जी 3,000, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, बार कौंसल की फ़ीस आपने 3,000 जमा करानी है। उसके बाद आपकी होगी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की तरफ से जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो भी वन टाइम होगी, वो आपकी होगी जी 13,000, वो आपकी होगी 13,000। उसके बाद आपकी जो फीस आती है एग्जामिनेशन की, जब आपके पेपर्स आते हैं, हर साल जब आपके पेपर्स आया करेंगे तो आपने तकरीबन 13 से 15 हज़ार के बीच में आपकी एवरी ईयर ये भी फ़ीस काउंट होगी जो कि आपने लैदा से पे करनी है। एक तो मैंने आपको फ़ीस वो बताई जो कॉलेज की थी ऑलमोस्ट 3 लाख वाली, हर साल की, पूरे साल की। और ये भी बताती जाऊँ कि वो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, हर महीने भी उसको पे कर सकते हैं। तो आपके लिए मेरा ख्याल है इजी होगा अगर हर महीने आप पे करें। अगर आप इकट्ठी पे करना चाहें तो आप 3 लाख एक साल की इकट्ठी भी पे कर सकते हैं। उसके बाद जो हर साल एग्जाम्स आपके होंगे पर ईयर, उसकी लैदा से जो यूनिवर्सिटी फ़ी होती है वो 13,000 से 15,000 के बीच में होगी। आपको मैंने फीस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बता दिया कि आपकी बार कौंसल की फ़ीस, आपकी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो बता दी,
और उसके बाद आपकी वन टाइम जो एवरी ईयर जो आपकी फ़ीस होगी एग्ज़ाम्स की वो बता दी, पर ईयर कॉलेज की फ़ीस बता दी, आपको क्वालिफ़िकेशन बता दी कि आपकी कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए इंटरमीडिएट की, तब आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा आपका लैट एक एग्ज़ाम होगा जो आपने लाजमी देना है फॉर द एडमिशन के लिए लाजमी आपने वो देना है। तो अब बात आती है जी, हर साल आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, वो अब मैं आपसे शेयर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है ना, उसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है। आपने ये नहीं कहना कि जी एडवोकेट नायाब भट्ट ने हमें 13,000 बताई थी तो अब हम 15,000 क्यों दे रहे हैं। आप को 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि हर साल स्केड्यूल चेंज होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर एक फ़ीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि इसके बीच में रह के ही आपका सारा एक्सपेंस होगा एलएलबी की डिग्री हासिल करने के लिए। ओके जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सिलेबस है उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि जी सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्या है। जी फर्स्ट ईयर में पहले साल में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें जी। पहला है इंग्लिश का, फिर है जी इस्लामिक स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू अरेबिक लैंग्वेज है। ये हो गया आपका साल पहला जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। उसके बाद आते हैं जी पार्ट 2 में, यानी कि दूसरे साल में। पार्ट 2 में आपके क्या सब्जेक्ट हैं, वो इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम्स हैं और आईटी स्किल्स हैं। ये भी 6 पेपर हैं। पार्ट 1 में भी 6 पेपर हैं, पार्ट 2 में भी 6 पेपर हैं। थर्ड ईयर में एलएलबी के थर्ड ईयर में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भी 6 हैं। एक है जी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पार्ट 3 में होंगे। ओके जी, पार्ट 3 में एलएलबी के पार्ट 3 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी 6 हैं। उसमें है जी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ। 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं जी पार्ट 4 की। एलएलबी पार्ट 4 में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं। 7 सब्जेक्ट्स में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इक्विटी है, मर्सेंटाइल लॉ है, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, स्पेशल एंड लोकल लॉ है। ये 7 सब्जेक्ट हैं जो आपके पार्ट 4 में आएंगे। पार्ट 5 में एलएलबी के पार्ट 5 में लास्ट ईयर में आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें पहला सब्जेक्ट है जी लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस एंड लीगल एथिक्स, लीगल ड्राफ्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और माइनर एक्ट एंड लेबर एंड टैक्सेशन लॉ। ठीक है जी, ये आपके हैं जी 7 सब्जेक्ट्स जो आपके एलएलबी पार्ट 5 में होंगे। चलें जी, डिटेल आपको सारी समझा दी है, फ़ीस तक आपको बता दी है कि कितनी ऑलमोस्ट आपकी फ़ीस होनी चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास इतना एक्सपेंस है और हमारा इतना बजट है कि हम इस डिग्री को आराम से ले सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया, इवन सब्जेक्ट्स भी सारे मैंने बता दिए हैं। अब बात आती है कि जब डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर हम क्या करेंगे जी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने बार कौंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है और एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपने देना है। वो पास करने के बाद आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर आप स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के दौरान आप कोर्ट में भी जा सकते हैं बतौर वकील। और ये बड़े खुशी का लम्हा होता है उस टाइम पे जब आपके हाथ में लाइसेंस आता है। बहुत ही मज़े का मोमेंट होता है। और फिर आप जब काला कोट पहनते हैं और जाते हैं तो आप एक अंदर से ही आपको एक्साइटमेंट सी फील होती है और आपको लगता है कि यार दुनिया में आए हैं तो चलो कुछ तो हमने हासिल कर लिया, कुछ तो बन गए हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में कि आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हैं। तो जब मुझे ये लाइसेंस मिला था, मुझे तो 2017 के एंड में मुझे लाइसेंस, बल्कि मिड में
मुझे ये लाइसेंस मिल गया था तो मैं बड़ी खुश हुई थी। मैंने कहा वाह जी वाह, मैंने तो डिग्री भी ले ली और मैं वकील भी बन गई। और मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू भी रहा था बार कौंसल में। मेरा जो टेस्ट हुआ था, जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप लाइसेंस के लिए करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहा था। वो भी ईजी होता है, बस आपने कुछ याद करके जाना है। तो कोशिश ये आपने करनी है कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो, आप प्रैक्टिस के लिए चले जाएं। किसी अच्छे लॉयर को चूज़ करें जो आपको सिखाए, जो आपको छोटी छोटी चीज़ बताए और आप उससे सीखें। और कोशिश करें कि फ़ौरन कंप्लीट होने से पहले, इवन आपका आपका जो लास्ट ईयर का एलएलबी का डिग्री जो कंप्लीट होनी है आपकी, उसका रिजल्ट नहीं भी लास्ट ईयर का है, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपनी। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बुक से हट के भी पता चलेंगी। वैसे तो लॉयर्स को बेचारों को पढ़ना ही पड़ता है, हर टाइम ही पढ़ना पड़ता है। हर टाइम बुक्स हाथ में होती हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती हम बुक्स खोल लेते हैं, यही सब चलता रहता है। लेकिन ये अच्छी बात है जी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। पढ़ाई में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखें तो ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिव तरफ इंसान जाता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इस कदर अपने आप को बिजी कर लेता है कि वो नेगेटिव तरफ नहीं जाता। तो चलें जी, अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जब आप लाइसेंस ले लेंगे तो आप बतौर वकील अदालत में जा सकते हैं और अपने केसेस को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जी हाई कोर्ट के लिए भी। हाई कोर्ट के लिए भी आप 5 इयर्स प्रैक्टिस के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसके लिए भी आपको अपनी रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट में करानी पड़ती है और फिर आपका लाइसेंस आ जाता है। तो ये बड़े खुशी की बात है कि आप प्रॉपर तरीके से 5 साल अपने लगाएं, 5 सालों में खूब सीखें और खूब अपने जो नॉलेज है उससे अपने करियर को आगे तक लेके जाएं। तो आप एक बात याद रखें कि अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में जितने आप लॉयल होंगे, जितने आप ईमानदारी से करेंगे, उतने आपको सक्सेस मिलेगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, बहुत ही मज़ेदार सा है। मुझे आज तक इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई सीरियसली। और बाद दफ़ा कॉन्सेप्ट हैं बाज़ लोगों के कि कचहरी ये है, कचहरी वो है, लेकिन नहीं जी, कचहरी बहुत सेफ़ है। कचहरी में जो लोग मुजरिम बन के भी आते हैं वो भी सेफ़ ही होते हैं, सेफ़ हैंड्स में ही होते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो गलत बने हुए हैं, उन पे मत जाएं। अपनी फोकस, अपने एम्स बनाएं ताकि आप लोग आगे तक जा सकें और ज़िंदगी में कुछ कर सकें, अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। ऐसे बैठ बैठ के अपने टाइम को वेस्ट ना करें, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। अपनी लाइफ को स्टेबल अपने ओन पे करें लाजमी। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आज के टॉपिक में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने ना बताई हो। हाई कोर्ट तक मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, हर चीज़ समझा दी है डिटेल के साथ। फिर भी कोई बात समझ ना आए, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉपर तरीके से हर मैसेज का आंसर करूँगी। और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना। प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स लाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके जी, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसी तरह की इंटरटेनमेंट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि नए से नए व्लॉग्स आपको मिले और आप इंटरटेन भी हो और आपको नॉलेज भी मिले और इन्फॉर्मेशन भी मिले। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, नेगेटिविटी को अपने ज़हन से निकालें, पॉजिटिव रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।